जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो आपकी अपलोड कर दी गई थी, यानी पार्ट 1 अपलोड हो गया है। ये आज हमारा पार्ट 2 है और हमने कहा था कि मात्र 1 घंटे की क्लास में आपके 12 मंथ के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी तरीके से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा और 3 पेपर आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्नों को पूरी तरीके से एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। तो आइए सेशंस को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मात्र 30 मिनट का वीडियो है। चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन 2025 की। ठीक है, तो इसमें आपके शिखर सम्मेलन पर हम बात करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025, तो ये जो 55वें नंबर की वार्षिक बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच की, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन दावोस में किया गया है। और दावोस कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। अगर इसके थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है वो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग है। यानी दो ही चीज़ आपसे प्रश्न में ज़्यादातर पूछ सकता है। एक आपका क्या पूछेगा, आयोजन कहाँ पर हुआ है, बस। ठीक है, थीम वगैरह भी उतनी नहीं पूछी जा रही है। अब बात करते हैं कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। अगर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया वो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर किया गया है। अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से जो भाग लिया था ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। और ये 6 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2025 तक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूर्णतः 1 अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। ठीक है, आइए अगर बात करें कि इस समय जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, यानी होगा, तो ये भारत के अंदर आयोजित होगा। आगे बात करते हैं, ब्रिक्स में इस समय सदस्य देश कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है। यानी 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कनाडा के अंदर आयोजित किया गया। अगर बात करें कि मेजबान नेता कौन थे, तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो मार्क कार्नी हो जाएंगे। अगर भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से जो भाग इसमें लिया था ये नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। आप G7 सदस्य देश को भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, अगर आपका कोई स्टेट एग्जाम्स लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम्स लगा हुआ है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है। तो जो बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया? तो इस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि कोप 15 2025 की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे के अंदर किया गया है। बिल्कुल अपडेटेड है और प्रश्न अपडेटेड ही अब ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें कि भारत की तरफ से, तो ये भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया था। इस समय पर्यावरण मंत्री जो आपके हैं ये भूपेंद्र यादव जी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। अगर बात करें कि 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई, तो इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर किया गया। भारत की तरफ से भाई जाहिर सी बात है कि जयशंकर जी इसके प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे बात करते हैं कि 19वीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात की जा रही है। तो जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर किया गया। अगर थीम की बात करें तो थीम भी बहुत जरूरी है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक है, अगर बात करें कि भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व, यानी भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था। और 21वां सदस्य देश, अगर G20 की बात करें कि 21वां सदस्य देश कौन बना है, तो 21वां सदस्य से देश जो बना है वो अफ्रीकन यूनियन बना है। और 20वां सदस्य देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 2025 में शामिल हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यहाँ याद करना और तरीके से समझना है मेरे दोस्त, ठीक है, कि 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात की जा रही है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, 29वें नंबर का। तो 29वें नंबर का जो आयोजन किया गया ये बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया है। अगर COP30 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये ब्राज़ील के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर, 2025 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ब्राज़ील के अंदर आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात की जा रही है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये कजान, रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा। और 17वां अगर आप बात करें तो अभी आगे देख चुके हैं, ये ब्राज़ील के अंदर 2025 में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं कि SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर किया गया। और अगर बात करें कि भारत की तरफ से तो डॉक्टर S जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। चलिए थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाने का काम करेंगे। अगर बात करें कि चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025, डायरेक्ट आपसे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं चलाना है या ना बंदूक चलाना है, पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछेगा मेरे मित्र कि चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 कहाँ पर आयोजित की गई, डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर। अब तुम्हें ये देखो, ये चीज़ कठिन है, ऐसा नहीं कि याद करना आसान बात नहीं है, क्योंकि लेकिन प्रश्न यहाँ से 100% बनते हैं, इसलिए आपको याद करना होगा, आयोजन नई दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, बात करें कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है, तो इसका आयोजन 2 से 4 अप्रैल बैंकॉक के अंदर किया गया और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। अच्छा, थीम इसकी क्या थी, अगर बात करें कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक के सदस्य देश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है। इसका आयोजन 17 जून 2025 को कहां पर, नैरोबी, केन्या के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं विषय को। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। देखिए अलग अलग तरीके से, तो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई ये चीन के अंदर, और भाई भारत के जो रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया। इस क्वेश्चन का आप आंसर्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी कभी 85 लिख के आता है, कभी कभी 77 लिख के आता है। तो देखो 85 ऑप्शन मैंने नहीं रखा है लेकिन 77 रखा है, तो 85 नहीं होगा 77 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए देखिए, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 2024 वाला डायरेक्ट आपसे यहाँ प्रश्न बना है, ठीक है। ये RPF SI में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ रख सकता था, जो NTPC में ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है क्वेश्चन, उसका मैं रख सकता मेरे दोस्त, लेकिन कॉपीराइट वगैरह का, और भाई इतना बड़ा चैनल मेरा अभी नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉपीराइट दे सकता है, ठीक है। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जितने भी यहाँ प्रश्न लिए जाते हैं वो सारे पूरी तरीके से, मैंने पहली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 की, यानी खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 118 नंबर पर रहा है। अच्छा, टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर फिनलैंड रहा है। अच्छा, खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा भाई, तो ये जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये स्टैटिक का विषय बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं कि 3 पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है, और मैं बता दूं अभी भी जितने एनालिसिस के आधार पर ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अब बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात की जा रही है, तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अगर 24 का याद है मेरे दोस्त तो तुम वहां घटना स्थल पे दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये 15वां 115 नंबर पर भारत है। अगर टॉप पर बात करें तो टॉप पर आइसलैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, ठीक है, सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत का जो स्थान रहा है, भारत 99 नंबर पर रहा है, और टॉप पर जो रहा है ये फिनलैंड रहा है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की बात करें तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान रहा है ये 71 नंबर पर भारत रहा है, और टॉप पर जो रहा है वो स्वीडन रहा है। आगे बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है ये कौन से नंबर पर रहा है, तो भारत 10 नंबर पर रहा है, और टॉप पर जो रहा है वो डेनमार्क रहा है। मानव विकास सूचकांक की बात
करें 2025 में तो भारत का रैंक 130 नंबर है। टॉप पर आपका जो है ये आइसलैंड हो जाएगा। जारीकर्ता की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत का जो स्थान रहा है ये 151 नंबर पर भारत रहा है। टॉप पर अगर बात करें तो टॉप पर कौन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करें 2025 में तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है मेरे मित्र वो कौन से नंबर पर रहा है भारत, तो भारत का जो स्थान रहा है ये 36वां स्थान रहा है। आगे बात करते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, अच्छा 77 और 85 में आपको कंफर्म करना है कि कौन सा स्थान रहा है। ये दोनों ऑप्शंस में दे रहा हूं और टॉप पे जो रहा है वो सिंगापुर रहा है, ये चीज क्लियर है। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है तो ये आपके आरओ में पेपर में आया हुआ है, आरओ में पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें इस, ठीक है, तो ये भारत का चौथा स्थान है और टॉप पर जो है इसमें वो यूएसए हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 क्योंकि अभी 25 नहीं जारी किया गया है तो ये भारत का स्थान 105 नंबर पर है और टॉप पर जो है ये बेलारूस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की, क्योंकि 25 का नहीं जारी किया गया। ये 96 नंबर पर भारत है और टॉप पर जो हो जाएगा वो डेनमार्क हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के 10वां हो चुका है आपका। और ग्लोबल जेंडर गैपिंग सूचकांक 2025 की बात करें तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 131 नंबर पर रहा है और टॉप पर जो रहा है वो आइसलैंड रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरोका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कुछ ब्रांड एम्बेसडर को हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये विद्या बालन जी को बनाया गया है। आगे बात करते हैं स्केच का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। एमआरएफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये शुभमन गिल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि फिक्की फ्रेमवर्क का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। खो खो की बात करें कि खो खो विश्व कप 2025, तो खो खो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में आया है। तो खो खो विश्व कप 2025 का जो बनाया गया है ये टाइगर श्रॉफ और सलमान खान जी को बनाया गया है। आगे बात करते हैं सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, अगर शिखर धवन जी की बात करें तो इनको भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान की बात करें तो ये मुथूट, ठीक है, पपाचन ग्रुप का पता नहीं कुछ तरीके मुथूट करके है, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो गोया बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विक्की कौशल को तो टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फैशन लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये आपकी अनन्या पांडे बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है कृति सैनन बनी है। और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है तमन्ना भाटिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, इस क्लास को मैं 2.5 से 2 घंटे में करता भाई, तुम्हें जो लग रहा है ना कि आपके अंदर एक दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई साहब जो टीचर हैं कि 4-4 घंटे में नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ये ऐसा कौन सा चैनल आ गया जो पूरे मंथ का करंट अफेयर से 1 घंटे में। एक बात मैं बताऊँ, वो इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भी लिख सकता भाई, मेरे पास सुविधाएं उतनी नहीं है, बस चीज़ें हैं। और मेरा उद्देश्य होता है गागर में शागर, कम चीज़ों में ज़्यादा जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य होता है। ऑलरेडी पेपर है यार, डेली तुम एक करंट अफेयर्स के 1 घंटे बर्बाद थोड़ी करोगे। एक दिन आपको पढ़ना है, इसको 2 बार देख लो, 1-1 घंटे 2 घंटे दे दोगे, पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है मेरे दोस्त, बानू मुश्ताक को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो अभी गूगल मार लो, पेपर में डायरेक्ट आएगा कि बानू मुश्ताक की पुस्तक का क्या नाम है। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता था लेकिन इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा बात करें कि मिस वर्ल्ड 2025 की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2025 किसको बनाया गया है, ओपाला सुचोता को बनाया गया है। अगर संस्करण की बात करें तो ये कौन सा था, 72वां संस्करण था। आयोजन की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया और प्रथम संस्करण की बात करें तो ये 1951 में आयोजित किया गया था।
आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 की। ये किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। यानी 24-25 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ये आपके विनोद शुक्ला जी को दिया गया है। सम्मान पाने वाले ये कौन है? तो पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं, यानी अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था। स्थापना अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ये 1961 में की गई और प्रथम विजेता जो इसके थे वो जी शंकर कुरूप थे। लेकिन जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। अगर सबसे पहले हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया आपसे पूछे तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि एबल पुरस्कार 2024-25 की बात की जा रही है। तो ये जापान के गणितज्ञ हैं, क्योंकि गणित के विषय में एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है ये जापान के गणितज्ञ हैं, इनका नाम है मासाकी काशिवारा। ठीक है, मासाकी काशिवारा हो जाएंगे। बात करते हैं कि भारत रत्न 2024-25 की। तो भारत रत्न 2024-25 चार लोगों को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और आपके एमएस स्वामीनाथन, ऐसे चार लोग थे जिनको ये दिया गया। आगे बात करते हैं, चलिए अगले की बात करते हैं। देखिए पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न यहाँ से आरओ में पूछा गया। ये आरओ में तो देखिए यूपी पेट का जिनका पेपर लगा है उनके लिए भी बता रहा हूँ, बार बार मैं नहीं बताता यार। मुझे मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मुझे कुछ भी आके पढ़ा देना है, ठीक है, ताकि व्यू मिले, मुझे पैसे लगातार आने लगे। भाई कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, 7 लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? तो ये आप नंबर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ध्रुव नरेश्वर रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर हो जाएंगे, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया हो जाएंगी और लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तो ये आप नाम एक बार आप देख सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, अगर पद्म भूषण की बात करें तो ये 19 लोगों को दिया गया और पद्मश्री की बात करें तो 113 महान हस्तियों को ये दिया गया है। आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं दादा साहब 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। अगर बात करें कि प्रतिजगर वास्तुकला पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये किसको दिया गया है? ये लियू जियाकुन को दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 ये भूतेश दास स्वामी को मिला है और मित्र विभूषण ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अब देखिए ये भी आपके आरओ में पेपर में आया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 4 लोगों को दिया गया। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और आपके मनु भाकर जी को। रामसर पुरस्कार 2025 पहली बार किसको दिया गया? तो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। और गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये दलाई लामा को दिया गया है। ये दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और देखिए ये प्रश्न दिख रहा है, ये किस में आया भाई? ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नहीं किया मेरे दोस्त, ये आपके पेपर में आया। अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर अभी हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। क्या? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात, चलिए अब स्टैटिक हो या करंट अफेयर्स हो, ये पुस्तक आपके पेपर में भर भर के नंबर देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इनको बड़ा कर दूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर विटनेस की बात करें, थोड़ा इधर कर दूं बस, नहीं तो ठीक है। अब विटनेस की बात करें तो विटनेस किसकी पुस्तक है? ये साक्षी मलिक जी की पुस्तक है, ठीक है, साक्षी मलिक की। अगर दिया सलाई की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माइंड G20, ये बहुत ज़्यादा जरूरी पुस्तक है और आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अमिताभ कांत जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? थोड़ा सा मैं टाइम देख लूँ, ठीक है, 18 मिनट हुए, ठीक है। तो ये अमिताभ कांत जी की हो जाएगी। अगर बात करें कि भारतीय पुनः जागरण मोदी दशक, ऐश्वर्य पंडित की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ऐश्वर्य पंडित की हो जाएगी। और सोर्स कोड 2025 ये किसकी पुस्तक है? ये बिल गेट्स की पुस्तक हो जाएगी। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सोर्स कोड 2025 किसकी पुस्तक है? ये बिल गेट्स की पुस्तक हो जाएगी। रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ किसकी पुस्तक हो जाएगी? ये थॉमस मैथ्यू की हो जाएगी, थॉमस मैथ्यू की हो जाएगी। और अगर बात करें कि आई हैव ये स्ट्रीट, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी हो जाएगी? रविंद्र चंद्र अश्विन की हो जाएगी, रविंद्र चंद्रन अश्विन की हो जाएगी। आगे बात करते हैं द विनर्स माइंडसेट। अगर द विनर्स माइंडसेट की बात करें तो किसकी पुस्तक हो जाएगी? शेन वाटसन की पुस्तक हो जाएगी द विनर्स माइंडसेट। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की पुस्तक की बात करें तो ये सेम प्रतोदा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सेम प्रतोदा की हो जाएगी। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी,
4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करें तो ये मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक से हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि द वाइट टाइगर बहुत बार पेपर में पूछा, ये अरविंद अडिगा की हो जाएगी। और अगर बात करें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करें तो ये किरण देसाई की हो जाएगी। वोमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया जो है ये इंदिरा गांधी के लिए लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? संजय यादव जी के द्वारा लिखा गया है। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर ये डीपी दुबे के द्वारा, ये आपके आरपीएफ एसआई और डायरेक्ट आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, और रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रश्न क्या होते हैं भाई? रिपीट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये आपको पुस्तक से बताना है किसकी हो जाएगी। फेयरलेस गवर्नेंस की बात करें तो किरण बेदी की हो जाएगी। और एक समंदर मेरे अंदर ये संजीव कुमार जोशी की हो जाएगी। चलिए यहाँ मैं कहूँगा, ठीक है, अब यहाँ दे दो जवाब यार। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आया है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपके ऐसे ये सेम, मैं अगर टाइप नहीं करता मैं डायरेक्ट प्रश्न ही रख देता, लेकिन ये पेपर में डायरेक्ट आपके आया हुआ है। कौन सी पुस्तक से ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा भाई। चलो आगे बात करते हैं। देखिए 2025 के लिए बिल गेट्स के लिए तो ये सोर्स कोड हो जाएगा, ठीक है, सोर्स कोड हो जाए। देखो जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, चाहे आपका सम्मेलन हो, चाहे आपके सूचकांक हो, हर क्वेश्चंस के मैं बता दूं, हर टॉपिक के मेरे दोस्त 20-20 प्रश्न केवल आपके एमसीक्यू रखे हुए थे। लेकिन क्या है, आपका पेपर लगा हुआ है। मेरा उद्देश्य ये है कि कितना कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी। इसके बाद जैसे ही एनटीपीसी का पेपर आपका अपलोड हो जाएगा, फिर आपकी एक क्लास आएगी, पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें दोनों क्लास एक साथ अपलोड होंगे। तो वहाँ आप देखेंगे कि हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लास्ट में एमसीक्यू भी कराए जाएंगे कि आपको कितना याद हुआ। आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर्स बता दीजिएगा। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा इन एसिड टेस्ट फॉर इलियास कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये माधव गोडबोले हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले, यहाँ देख लो। मैं कहता ना कि स्क्रीनशॉट नहीं लाना चाहता भाई, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पेपर में पूछे गए। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि 97वें आइस्कर पुरस्कार 2025 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही है ये अनोरा फिल्म रही है। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ये सेन बेकर हो जाएंगे, जो कि अनोरा फिल्म के ही हैं, ठीक है। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो 97वां आइस्कर पुरस्कार के वो आपके हो जाएंगे एड्रियन बॉडी, ठीक है। और किस फिल्म के हैं ये? तो द बुडलिस्ट फिल्म के लिए मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो माइको मेडिसिन को मिला है, जो कि अनोरा फिल्म की हीरोइन है। आगे बात करते हैं कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, इसमें ये कॉन्क्लेव रही है। कौन सी फिल्म रही है? कॉन्क्लेव रही है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे हैं ये आपके कौन रहे हैं? बेंड्री कॉवरेट रहे हैं, जो कि द ब्रूट लिस्ट फिल्म के हैं। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएंगे, तो एंड्रियन बॉडी ही हो जाएंगे, जो कि वहाँ पर हैं, ठीक है। और ये द ब्रूट लिस्ट फिल्म के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो दोनों, यानी आपका 97वां आइस्कर पुरस्कार और 78वां बाफ्टा पुरस्कार, इसीलिए दोनों को मैंने एक साथ लिया। जो चीज़ें वहाँ हैं सेम चीज़ें यहाँ देखने को मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये को याद कर लीजिए। अच्छा बात करते हैं कि 17वां ठीक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 यानी 70 नंबर का है ये। तो इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला ये अट्टम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गुलमोहर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये ऋषभ शेट्टी हो जाएंगे फिल्म कांतारा के लिए। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो 2 लोगों को मिला है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। अभी हाल ही में ये हुआ, तो ये पेपर में ज़्यादा बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है ये शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए। 2 लोगों को एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि अगला जो बेस्ट एक्ट्रेस है यानी बेस्ट हीरोइन का जो अवार्ड मिला है ये रानी मुखर्जी जी को मिला है। किस पुस्तक के लिए? किस फिल्म के लिए? तो मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे, ठीक है, इस फिल्म के लिए मिला है। आगे बात करते हैं कि बेस्ट हिंदी फिल्म का जो मिला है ये कटहल, ये जैकपुट मिस्ट्री को मिला है। और अगर बात करें कि बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये 12th फेल को मिला है। बेस्ट डायरेक्शन का जो मिला है यानी डायरेक्टर का मिला है ये द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को मिला है।
आगे बात करते हैं। बेस्ट अगर बात करें कि सिनेमेटोग्राफी के लिए तो द केरला स्टोरी को ही मिला है, और फिर बेस्ट कैरियोग्राफी की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 की, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है लापता लेडीज रही है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे हैं 25वें आईफा अवार्ड 2025 के, ये कार्तिक आर्यन रहे हैं, इनको भूल भुलैया फिल्म के लिए मिला है। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नितांशी गोयल को मिला है, और निर्देशक जो हैं ये किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने की। अगर बात करें इस बार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त अभी जो कि 2 दिन पहले हुआ है, इस बार का जो संस्करण था ये 19वां संस्करण था। अगर थीम की बात करें तो नया भारत समृद्ध और सुरक्षित शासी। ठीक है, मोदी जी ने इस बार कौन सा 12 बार लगातार 12 बार तिरंगा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकसभा 2024 चुनाव से बात करते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर संस्करण की बात करें 2024 में तो ये 18वां संस्करण था। अगर चुनाव की बात करें कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था आपका, और ये आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। अगर टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गौरव। ठीक है, चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐप जारी किया गया जिसे सी विजिल ऐप कहते हैं। महिला सांसद पहली बार जो महिलाएं सांसद बनी, वो कितनी महिलाओं को सांसद, महिला सांसदों की अगर संख्या की बात करें तो ये 74 थी। ठीक है, अगर बात करें कि मतदान का सर्वाधिक परसेंट कहाँ पर रहा है, तो लक्षद्वीप में रहा है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम मतदान का परसेंट रहा है ये बिहार के अंदर रहा है। आगे बात करते हैं नोटा में सर्वाधिक वोट जो पड़ा ये इंदौर के अंदर पड़ा है, और सबसे युवा सांसद की बात करें तो ये पुष्पेंद्र सरोज हो जाएंगे। आगे बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए कुछ युद्धाभ्यास पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा किन किन देशों के बीच में। सबसे पहले डेजर्ट फ्लैग 10 की बात करें तो डेजर्ट फ्लैग 10 2025 की बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, और इसका आयोजन जो किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया? संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। आगे बात करते हैं कि डेजर्ट डस्टलिक अभ्यास की बात करें तो डस्टलिक का जो आयोजन किया गया, थोड़ा सा सही कर दें। चलिए आगे बात करते हैं। अगर डस्टलिक अभ्यास की बात करें 2025 में, तो इसका जो आयोजन किया जाता है ये भारत और उज्बेकिस्तान के, ठीक है, लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा जो रेलवे ने देखा गया है ये स्थान पूछता है, तो कहाँ पर? ये पुणे के अंदर आयोजित किया गया डस्टलिक। अगर बात करें कि चौथा टाइगर ट्रैम्प 2025 की बात करें तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है, जो कि इस बार विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं कि 14वां इंद्र अभ्यास 2025 जो है ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है, और इस बार ये चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। प्रचंड पहाड़ युद्धाभ्यास की बात करें 2025 तो भारतीय सेनाओं के बीच में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। अगर बात करें एकमी अभ्यास 2025 की, तो भारत और तंजानिया के बीच में हिंद महासागर में आयोजित किया गया। और खंजर युद्धाभ्यास 2025 की बात करें तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, इस बार बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ट्राइपेक्स अभ्यास 2025 की तो भारतीय सेना के बीच में आयोजित किया जाता है, यानी भारतीय नौसेना, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं वरुण अभ्यास 2025 की, तो भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में आयोजित किया गया। और अगर बात करें सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है, तो सी ड्रैगन की बात करते हैं। अगर सी ड्रैगन की बात करें तो ये कहाँ पर भाई? ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जो कि गुआम तट के पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर आयोजित किया गया। ड्रम गार्जियंस की बात करें तो ये 2025 में आयोजित किया गया, भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है, जापान में इस बार आयोजित किया गया। तीसरा साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 की बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है, जो कि इस बार राजस्थान के महासन फील्ड रेंज में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं कि 13वां इकोवेरियन 2025 जो है ये युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, और इस बार जो आयोजन इसका किया गया ये मालदीव में किया गया। सूर्यकिरण अगर बात करें 2024 तो ये भारत और नेपाल के बीच में, और ये संझलडी नेपाल के अंदर आयोजित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कहीं शेयर कर लीजिए, ताकि
हो सकता है कि चैनल इतना बड़ा नहीं, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मेरे दोस्त, इस 2 वीडियो को आप केवल 2 बार देख लीजिएगा, 2 घंटे का आपका समय लगेगा। और अगर पूरा वीडियो देख के जा रहे हैं और एक-एक क्वेश्चंस आपको ज़बरदस्त तरीके से सर नॉर्मल वे में अगर याद है, तो प्रश्न आप बिल्कुल सही करने वाले हैं और आपको पेपर में 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे क्लास से, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कंटेंट पे फोकस करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मात्र 1 घंटे में बहुत सारे रिसोर्सेज को हमने देने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप चैनल को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर ये सोच रहे हैं कि इससे कंपटीशन, तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप भला चाहेंगे तो आपका भला जरूर होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से।